इस रोमांटिक कहानी में 2 स्पेशल चीज़ें हैं। पहली, इस कहानी की हीरोइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और दूसरा, ये कहानी का रोमांटिक हीरो इतना मैच्योर है कि पूछो ही मत। तो इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जैन को देखते हैं, जो कि अपने हस्बैंड सेन से मिलने के लिए उसकी कंपनी में गई थी। वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। उसके ऑफिस के बाहर जाते ही उसे अंदर से आ रही आवाज़ें सुनाई देती है। जैन को कुछ टाइम पहले ही पता था कि सेन उसे धोखा दे रहा है। फिर भी वो सब कुछ यहाँ पर मैनेज कर रही थी क्योंकि उसने सब कुछ पूरी तरीके से प्रॉपर सेटअप कर लिया था उसे छोड़ के जाने का। वो और सेन दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। कुछ टाइम डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर लिया था। ऑफिस में अंदर जाती है वहाँ पर सेन को वो कुछ पेपर साइन करने के लिए देती है। सेन का हाव भाव बदला हुआ था क्योंकि उसने अपने ऑफिस में एक लड़की छुपाई थी जिसके साथ कि वो यहाँ पर रोमांस कर रहा था। जैंग अपनी नजरों को इधर उधर घुमाती है। वो उससे बहुत सारे पेपर साइन करवाती है। सेन ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो लड़की पकड़ी ना जाए, जैंग उसे देख ना ले। जैसे ही वो पेपर लेकर के जैंग पीछे मुड़ती है तो देखती है कि चेयर के पीछे उसके सैंडल छुपाए हुए हैं और कपड़े बिखरे हुए हैं। उसे ये देख करके बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। जानती थी कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा है और वो ट्विटर को दोबारा मौका कभी नहीं देने वाली। सेन को पता भी नहीं था उसने भी क्या किया है। हर चोर को लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर सेन को वही लगता है कि अगर उसकी चीटिंग पकड़ी नहीं गई तो वो किसी के नजर में चीट कर ही नहीं रहा ना, और तभी भी दूध का धुला है। जैन चुपचाप अपने ऑफिस में जाती है और थोड़ा सा चैन का सांस लेती है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उसने कंपनी के पेपर साइन करने के बहाने जैंग से डाइवोर्स पेपर भी साइन करा लिए हैं। वो दोनों हिडन रिलेशनशिप में थे और उसे नहीं लगा था कि सेन उसे इतनी आसानी से डाइवोर्स देने वाला है। ये चीटर झूठ मूठ कर रिग्रेट होने की एक्टिंग ही क्यों करते हैं भाई? अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो फिर चीट ही क्यों किया? और जब चीट किया तो दूसरे के पास जाओ ना। यहाँ पर सेन की मम हमेशा कहती थी कि तुम सेन के लायक नहीं हो, तुम उसे डाइवोर्स दे दो, मैं तुम्हें 1 बिलियन देने वाली हूँ। इस बार जैंग ने उनकी ये बात मान भी ली थी क्योंकि उसे पता था कि वो खुद ही उसे चीट कर रहा है, उसे उसके साथ नहीं रहना था। वो ये डाइवोर्स वाली बात किसी को नहीं बताती है। अपने एक लॉयर को उसने डाइवोर्स के साइन किए हुए पेपर भेजे थे और बोलते हैं कि जल्द से जल्द इसे प्रोसेस करो। साथ ही में अपनी ये सारी बातें वो अपनी एक फ्रेंड को बताया करती थी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सेन का सेक्रेटरी आता है और वो जैंग को एक नेकलेस देते हुए कहता है कि सेन ने आपके लिए भेजा ये नेकलेस। देखते ही वो पहचान जाती है कि उसने उस नेकलेस को उसके ऑफिस में देखा था। इट मीन्स कि उसने पहले ही वो नेकलेस उस मिस्ट्रेस को पहनाया है। इट मीन्स कि वो ये नेकलेस किसी हालत में इसे नहीं रख सकती है। वो उसे सेल करने का डिसाइड करती है। वो नेकलेस उसके सेक्रेटरी से ले तो लेती है बट अपने इमोशंस को किसी को नहीं दिखाती है। और यहाँ पर ऑफिस खत्म होने के बाद वो नेकलेस लेकर के पहुंच जाती है अपने फ्रेंड के पास और बोलती है कि इस नेकलेस को सेल करो, जितने महंगे दामों में बिके उतना बढ़िया है। मैंने यहाँ पर फाइनली सेन से डाइवोर्स लेने का डिसीजन ले लिया। उसकी फ्रेंड से सपोर्ट करते हुए कहती है बहुत सही किया तुमने। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से सेन के दोस्त लोग उसके पीठ पीछे जैंग के लिए कहते हैं कि वो 8 सालों से उसका पीछा कर रही है और सेन ने उसे भाव नहीं दिया। इस बार मैंने सुना है कि वो उसे छोड़ रहा है। फाइनली यहाँ पर अब हमारा चांस बन सकता है और हम उसके साथ फ्लर्ट करेंगे। जैंग इन बातों को सुन लेते हो और अब वो बैकआउट नहीं करने वाली थी। अब वक्त आ गया था जवाब देने का। वो इनके पास जाते हुए कहती है, ओह तो तुम्हें लगता है कि तुम गधों का चांस है? अगर मैंने यहाँ पर सेन से ब्रेकअप भी कर लिया तो फिर तुम लोगों का कोई चांस नहीं होने वाला। तभी वहां पर सेन पीछे से आ जाता है और वो अपने साथ वही गर्ल जीजी को लेकर के आया था जिसके साथ वो रिसेंट में चीट कर रहा है जैंग को। वैसे तो अब तक सेन ने ये बोल करके रखा था कि जीजी उसकी कजन सिस्टर है, लेकिन यहाँ पर जैंग जानती थी कि क्या चल रहा है। वो गुस्से में वाइन उसके सर पर डालती है और कहती है कि अगर अपने दोस्तों को तुम औकात में नहीं रख सकते तो मुझे आता है रखने। ऐसा कहा कि वो गुस्से में वहां से जाने लगती है तो सेन जीजी को छोड़ करके वहां से जैंग को उठा के लेके जाता है। सब ये सोचने लगते हैं कि चल क्या रहा है। जैसे ही वो जैंग को वहां से लेकर के जा रहा था तब एंट्री होती है इस कहानी के हीरो यानी कि हमारे क्यूट हीरो जेनी की। वो और जैंग पहली बार एक दूसरे से मिले थे और वो भी ऐसे सिचुएशन में। जैंग को नहीं पता था कि जेनी की असली आइडेंटिटी क्या है। सेन उसे कहते हैं देखो तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, जीजी के साथ सिर्फ बिजनेस कॉपरेशन है और कुछ नहीं। तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जैंग मन में सोचती है हाँ वो तो पता ही है, और वो दिख ही रहा है, तुम्हारे जैसे 3 टांगों वाले लड़कों को मैंने बहुत देखा है। सेन यहाँ पर जैंग को कहता है कि हम कल कहीं घूमने चल रहे हैं, शायद इससे हमारा मूड ठीक हो सके। जैंग चुपचाप कार में बैठी हुई थी क्योंकि उसे पता था कि वो वैसे भी सेन को छोड़ करके जा रही है और सेन खुद
उसके साथ कहीं नहीं जाने वाला है। वो उसे कहता है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ कर के नहीं जाने वाला और तुम भी मुझे छोड़ के जाने की बात नहीं करोगी। आजकल लगता है ये नया ट्रेंड निकला है। चीटर होने के साथ-साथ आजकल के ये हीरो लोग ऑब्सेस्ड भी होते जा रहे हैं। जैंग अपना सामान पैक कर रही होती है, तभी वहाँ पर सेन आता है और बोलता है कि एक्चुअल में उसे ऑफिस में कुछ काम है, वो फिलहाल उसके साथ नहीं जा पाएगा। तो जैंग यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही चली जाएगी। फिर वो अपनी चीज़ों को पैक करने लगती है। सेन को तो लग रहा था कि जैंग सिर्फ बाहर ट्रिप पर जा रही है, बट उसे पता नहीं था कि वो हमेशा के लिए उसे छोड़ के जा रही है। तभी वहाँ पर उसे सेन की मॉम का कॉल आता है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 बिलियन मैं तुम्हें देने वाली हूँ, घर आ जाओ। जंग वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है सेन को जो कि जिजी के साथ चेस खेल रहा है। अब वो उसे देख कर के शॉक्ड हो जाता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जैंग उसे कहती है तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया था, तुम तो कहे थे कि शायद तुम्हारे ऑफिस में कुछ काम है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैंग कहता है हाँ, वो एक्चुअल में मॉम ने मुझे भी यहाँ पर बुला लिया था। वो उसे झूठ बोल रहा होता है, तभी वहाँ पर जिजी खुद को इंट्रोड्यूस कराती है। जैंग यहाँ पर उसे भाव ही नहीं दे रही थी। सेन की मॉम जिजी से बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव कर रही होती है। और यहाँ पर से चीज़ जैंग को सोचती है कि वो नीचे दिखाएगी और उसे कहती है कि अब यहाँ आ ही गई हो तो मैं और सेन यहाँ पर चेस खेल रहे थे, क्यों ना हम साथ में चेस खेलते हैं। उसे नहीं पता था कि जैंग को हराने के लिए उसके लिए तो नामुमकिन ही है ये चीज़ें। तो फिर वो इस तरीके से जंग रेडी हो जाती है। वो दोनों यहाँ पर चेस खेलने लगते हैं और जितने भी दाव वो लोग खेलते हैं, वो सारी हार जाती है और वो फिर बुद्धू की तरह बच्चों की तरह बैठ करके रोने भी लगती है। सेन की मॉम उसे संभाल रही थी और फिर जिनी सॉरी सेन भी उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसे इतना ज़्यादा सीरियस होने का क्या ही ज़रूरत था। इतना मेलोड्रामा देख करके जैंग का मूड ऑफ हो जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर जाते ही उसे उसके फ्रेंड का मैसेज आता है, ये बोलते हुए कि उसने उसके डाइवोर्स पेपर को आगे प्रोसेस करा दिया है। जल्दी ही 1 महीने के कूल ऑफ पीरियड के बाद वो दोनों पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। जंग के दिल से सेन पूरी तरीके से उतर चुका था, लेकिन 8 साल का प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। भले ही वो सेन से प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसे लेकर के सैड जरूर हुआ करती थी। कार ड्राइव करते हुए घर जा रही थी, बहुत तेज बारिश हो रहा था, ध्यान नहीं दे पाती है। एक्शन में उसके कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि उसका सर टकराता है और उसके सर से ब्लीडिंग होने लगता है। देखने के लिए जाती है कि पीछे वाले कार में किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आया। पीछे कार में कोई और नहीं, वही जीनी था, जो कि एक्चुअल में इस शहर का बहुत रिचेस्ट इंसान था और वह यहाँ पर कुछ अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए आया हुआ था। जैंग को शुरुआत में पता नहीं था। उसका सेक्रेटरी कहता है सॉरी सॉरी, एक्चुअल में मुझे से गलती हो गई, बारिश बहुत तेज हो रहा था, मुझे दिखाई नहीं दिया सामने। जैंग उसे कोई बात नहीं बोल देती है, लेकिन कार में जिनी था और जब वो जैंग को देखता है तो वो पहचान जाता है, ये तो कल रात वाली लड़की है। वो बाहर आता है उससे बात करने के लिए, तो देखता है कि वो भीगी हुई है, तो वो उसे अपना जैकेट ऑफ़र कर देता है। वो जेनी को थैंक्स बोलती है और फिर जेनी कार में वापस चले जाता है। वो सोचती है कि वो उसका कार उसे वापस लौटा देगी। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए जाती है तो सेन उसे ढूँढते हुए आता है। वो उसे कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया जब तुम्हें ऐसे चोट लगा था? तो जैंग कहती है क्योंकि इन छोटी चीज़ों के लिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम अपनी सो कॉल्ड सिस्टर जीजी के साथ खुश हो ना? तो मैं भी अपने लाइफ़ में अब खुद ही सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैंग इस बात पर गुस्सा करने लग सैन इस बात पर गुस्सा करने लगता है कि ये किसका जैकेट लेकर के घूम रही है। जैंग उसे कहती है कि ये मेरे ब्रदर का है, जैसे कि तुम्हारी वो सिस्टर जीजी है ना। वो गुस्से में आकर के जिनी का जैकेट खोल कर के फेंक देता है और जैंग को किस करने लगता है। जैंग यहाँ पर चाहे कितना भी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेन उससे ज़्यादा पावरफुल था। वो उसे कहता है मुझे चीट करने की तुम कोशिश भी मत करना। बट उसे ये नहीं पता था कि जैंग ने तो उसे छोड़ने तक का डिसाइड कर लिया। वो वॉशरूम में खुद को क्लीन कर रही होती है, तभी वहाँ पर वापस से सेन आता है। वो उसे हक करके अपनी माफ़ी के लिए अपनी गलती के लिए माफ़ी माँग रहा था। तभी वहाँ पर उसे जीजी का कॉल आने लगता है और जैंग उसे जाने के लिए कहती है। कहती है कि वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहती है और वो बिज़नेस ट्रिप पर भी जाएगी और उसने जॉब से रिज़ाइन करने का भी सोच लिया है। सेन को लग रहा था कि वो जॉब रिज़ाइन करके घर पर उसके हाउसवाइफ बन के रहना चाहती है। ये तो और भी अच्छी बात है। जैंग का बाहर किसी से कनेक्शन नहीं रहेगा, तो उसकी चीटिंग पकड़ाने की और कोई चांसेस नहीं है। दैट्स व्हाई वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। जैंग अपना रेज़िग्नेशन लेटर रेडी कर लेती है, उसे देने के लिए। जल्दी ही वो ऑफ़िस छोड़ने वाली थी। अगले दिन जब वो अपने ऑफ़िस में थी, तो इस तरीके से उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और कह रही है, "अरे यार पता है, शहर में वो प्रिंस आया हुआ और वो अपने सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करने वाला है, जॉब के लिए। तो तुम क्यों ना
उसकी सेक्रेटरी के लिए अप्लाई करूँ, लेकिन जैंग फिलहाल उसे मना कर देती है। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए सन के ऑफिस में जाती है। उसे पता था कि वो उस समय जीजी के साथ है, फिर भी वो ज़बरदस्ती एंटर करती है। जीजी बाथरूम में उसके सामने ऐसे बैठी हुई थी। सन ये देख कर के उसे बहाना करने लगता है कि एक्चुअली में उसके ड्रेस गंदे हो गए थे, दैट्स व्हाई वो चेंज कर रही थी। लेकिन जीजी ये सुन कर के जैंग को सॉल्व करते हुए कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम समझना नहीं चाहती हो। अब वो तुमसे प्यार नहीं करता और वो मुझसे शादी करने वाले हैं। ना जाने कितनी रातें हमने साथ में बिताई हैं। जैंग उसे कहती है, मुझे तुम्हारी ये प्यार की लव स्टोरी सुनने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ पर रिज़ाइन करने के लिए आई हूँ और मैं वैसे भी यहाँ से जा ही रही हूँ, और अगर तुम्हें 3 टाँगों वाला लड़का पसंद है तो तुम्ही को मुबारक। तुम्हें लगता है कि केवल फिज़िकल होने से ज़िंदगी चल जाती है, तो जल्दी ही तुम्हें अकल आने वाली है कि ज़िंदगी चलाने के लिए अकल की भी ज़रूरत है, जो कि तुम्हारे पास तो है नहीं। गुस्से में आकर के सेन यहाँ पर जैंग को धक्का दे देता है और उससे उसके कमर में चोट लग जाता है। वो और ज़्यादा इस वज़ह से हर्ट हो चुकी थी। हालाँकि वो सेन के लिए अब कोई फ़ीलिंग नहीं रखती थी। वो वहाँ से चली जाती है। सेन का सेक्रेटरी उसे कहता है कि शायद जैंग को ज़्यादा चोट लग गया है, तो वो जीजी को छोड़ कर के उसे देखने के लिए जा रहा था। लेकिन तब तक यहाँ पर जैंग लिफ्ट में एंटर कर जाती है और सेन को वो नहीं मिलती है। जो जैंग यहाँ पर नोटिस करती है कि लिफ्ट में एक्चुअल में वो जेनी के साथ है। वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेनी इस तरीके से उसे दोबारा मिलने वाला है। वो लिफ्ट का बटन ऐसे प्रेस करने के लिए जा रहा था, तो जैंग को लगता है कि शायद वो उसे छेड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन वो उसे साइड करते हुए लिफ्ट का बटन ऐसे प्रेस करता है, तो वो काफ़ी एम्बैरेस होने लगती है। उसे थैंक्स बोलने का भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि एक तो जेनी की आइडेंटिटी बहुत बड़ी थी और ऊपर से वो ऐसी सिचुएशन में उससे मिली थी। जैसे-तैसे करके वो वहाँ से बाहर निकलती है और अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी वहाँ पर जेजे आती है और कहती है, अफ़सोस तुमने इतना मेहनत किया, ये सब कुछ पाने के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए, और देखो मैंने सिर्फ़ एक बार बोला सेन को कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है और उसने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। ये बात जब जैंग को पता चलता है तो उसे थोड़ा-सा गुस्सा आता है। इतने मेहनत से उसने कंपनी को इस मुकाम तक पहुँचाया और वो इस तरीके का काम कर रहा है। वो सेन को कॉल करती है तो सेन उसे कहता है, वैसे भी तो तुम रिज़ाइन कर रही हो ना, तो फिर तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारा पोज़ीशन किसे मिल रहा है? जियांग यहाँ पर वार्न करती है कि वो अपनी कंपनी ले डूबेगा। एक्चुअल में यहाँ पे लिफ्ट में उसने जियांग को जेनी के साथ देखा था और ये देख कर के सिन को जेलसी फील हो रही थी। दैट्स व्हाई उसने जीजी के कहने पर उसे अपना पोजीशन दे दिया था। जियांग समझ जाती है कि अब उसके पास थोड़ा-सा भी अकल नहीं बचा है। फ़ोन कट करके वो अपना सामान लेकर के जा रही थी कि जीजी उसका इंसल्ट करने लगती है। गुस्से में जैंग यहाँ पर उसे 1-2 थप्पड़ मार देती है और कहती है, वैसे तो मुझे गधों को मुँह लगाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन थोड़ी पिटाई तो तुम्हारी बनती ही है, वरना तुम यहाँ पर सुधरोगे नहीं। उसे नोज़ ब्लीड होने लगता है और जैंग चुपचाप वहाँ से अपना सामान लेकर के निकल जाती है। ये बात यहाँ पर सिन को पता चलता है तो वो जीजी का सपोर्ट कर रहा था। जीजी का भाई यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैंग ऐसा कैसे कर सकती है? उसे तुम्हें सॉरी बुलवाना पड़ेगा मेरी बहन जीजी को। लेकिन सन इस बात से साफ मना कर देता है। जैंग यहाँ पर जीजी को सॉरी नहीं बोलने वाली। उसका भाई कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, जो कि तुम्हारी एक्स होने वाली है, जब तुम जीजी से शादी कर लोगे तो क्या इतना बड़ा कंपनी का प्रोजेक्ट हाथ से जाने देना चाहते हो? सन उससे कहता है चाहे जो भी हो जाए, जैंग उससे माफ़ी नहीं मांगेगी। ऐसा कह के वो भी ऑफिस से निकल जाता है। जीजी को लगने लगता है इस जैंग का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वो उन दोनों के बीच में आ रही है। और अब भी सेन जैंग के बारे में इतना फ़िक्र करता है। हालाँकि उसे पता था कि जैंग और सेन दोनों मैरिड है, लेकिन बाहर तो सबको यही पता था कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ यहाँ पर जैंग अपने फ्रेंड के साथ गोल्फ क्लब में गई हुई थी। वो यहाँ पर जिन्नी के कोट का मेज़रमेंट लेने के बहाने गई थी, ताकि यहाँ पर वो उसे एक कोट गिफ्ट कर सके, क्योंकि उसकी वज़ह से वो कोट उसका ख़राब हो गया था। उसके फ्रेंड ने ज़बरदस्ती उसे ऐसा ड्रेस पहनने के लिए बोला हुआ था। हालाँकि वो ट्राउज़र्स में आना चाह रही थी क्योंकि लोग गलत समझेंगे। फिर जब वो उनसे मिलने के लिए जाती है तो जिनी जैंग को देख कर के थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है, जैसे कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया जैंग ऐसे ड्रेसेस में आई हुई है। वो रेस्ट करने के लिए जाने लगता है। उसकी फ्रेंड जैंग को जनी के पीछे-पीछे जाने के लिए बोलती है। उसे कहता है, बोलो तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो? मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर केवल मेरा कोट का मेज़रमेंट लेने के लिए आई हो। ज़ेनी उसे कहती है, हाँ, एक्चुअल में मैंने सुना था कि तुम सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर आई हुई थी। दूसरी तरफ सेन भी यहाँ पर जेजे और उसके भाई के साथ यहाँ आया था। उसे देखने से ऐसा लगता है कि शायद ये ज़ैंग है। वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है ज़ैंग पर नज़र रखने के लिए और फिर जेजे के साथ गोल्फ खेलने के लिए चले जाता है।
जीनी उसे कहता है कि एक तो तुम मुझसे सेक्रेटरी की जॉब के लिए आए हो और ऊपर से ऐसे कपड़े में आए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सबको ये बताता चलूँ कि मैं लड़कियों की बॉडी के पीछे हूँ? और अगर मुझे किसी के साथ टची होना भी है तो मैं इस चीज़ का ढिंढोरा तो पीटूँगा नहीं ना। तो तुम मुझे नहीं लगता कि इस जॉब के लायक हो। जैंग उसे सॉरी बोलते हुए वहाँ से चली जाती है क्योंकि इस ड्रेस के लिए एक्सप्लेनेशन देने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है और कहती है एक्चुअल में मैंने यहाँ पर जैंग को ऐसे ड्रेसेस पहनने के लिए बोला था, वो तो ट्राउजर्स में आना चाहती थी। वो एक्चुअल में काफ़ी कैपेबल है, मैंने देखा है उसका काम। वो जिन्नी की कोई जान पहचान की थी, दैट्स व्हाई वो उससे इतना बात कर भी पा रही थी। घर पर जैंग सोच रही थी कि क्या सन के अलावा सच में उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जॉब निकलने के बाद उसे जॉब भी नहीं मिल रहा है। तभी वहाँ पर सैन आता है और वो जैन से पूछ रहा था कि क्या वो घर पर ही थी। जैन कहती है तो कहाँ जाऊंगी मैं, वैसे भी तो मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया है। और इधर हम लोग जिनी को देखते हैं जो कि जैन के ही बारे में सोच रहा होता है। वो उसे अपना जैकेट का मेजरमेंट देने के लिए रेडी हो रहा था। जैन को मैसेज करता है तो जैन उसे कहती है कि ठीक है, आप मुझे मेजरमेंट भेज दो, मैं यहाँ पर आपको वो जैकेट कुरियर कर दूंगी। अब जिनी को लगता है कि शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो तो उसे मौका दे रहा था क्योंकि उसने जैन को यहाँ पर मिसअंडरस्टूड किया था। उसको सेक्रेटरी से समझाता है कि शायद जैन को बुरा लगा। नेक्स्ट डे जैंग यहाँ पर जेनी के लिए कोट खरीदने के लिए जाती है। वो प्राइवेट डिटेक्टिव जैंग पर नजर रखा हुआ था और उसे कोट पसंद आता है और वो जेनी के लिए बाय कर लेती है। ये इन्फॉर्मेशन जैन तक पहुंचता है तो उसे लगता है कि ये जैकेट उसने उसके लिए बाय किया होगा। उसे लगता है कि शायद जैंग को अकल आ चुका है और वो उसके बिना जी नहीं पाएगी, उसे ये समझ आ गया है। घर जाता है तो जैंग को कहता है वो जैकेट देख करके कि तुमने ये जैकेट मेरे लिए खरीदा है। इस बात पर जंग उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, यहाँ पर ये जैकेट एक्चुअल में मैंने मेरे डैड के लिए खरीदा है। उसे थोड़ा-सा बुरा लगता है और वो घर से निकल जाता है, लेकिन जंग उसे नहीं बताना चाह रही थी कि वो अब जिनी के साथ काम करने का प्लान कर रही है। 1 महीना तो उसे झेलना ही था, जब तक ये डिवोर्स प्रोसीजर पूरी तरीके से कंप्लीट ना हो जाए। इधर ऑफिस में जीजी सेंध के साथ वापस से फ्लर्ट कर रही थी तो वो उस पर भड़कने लगता है और कहता है कि दिन रात तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही सब चलते रहता है। तुमने कहा था कि तुम प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट संभालोगे और क्या कचरा लिख रही हो, तुमसे तो कई गुना ज्यादा बेहतर थी जैन। ऐसा करके वो जैन को ढूंढने के लिए चले जाता है। जीजी को ये देख के और भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये डे बाय डे उसका इतना ज्यादा इंसल्ट क्यों ही करते जा रहा है। ऊपर से यहाँ पर जैन को पता चलता है कि वो जेनी के साथ ही थी, तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो उसे छोड़ कर के ऐसा कैसे जाने के बारे में कर सकती है। जैंग यहाँ पर अपना सामान पैक कर रही होती है फाइनली यहाँ पर सैन को छोड़ कर के जाने के लिए। वो अपना सब कुछ इस तरीके से यहाँ से पैक कर ले रही। समय के हिसाब से उसे आज सैन की मॉम से मिलने जाना था 1 बिलियन का चेक लेने का, और उसी समय उसी होटल में जेनी ने भी उसे बुलाया था अपने ड्रेस के बारे में कुछ बात करने के लिए। अब जैंग को लगता है कि शायद उसे ड्रेस नहीं पसंद आया, तो वो उसे ओके का रिप्लाई दे देती है कि वो उसे ठीक है, मिलने के लिए आ जाएगी। लेकिन जब वो उस होटल के कमरे में पहुंचती है, तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक्चुअल में जेसी है। वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है? जीजी उसे कहती है, अब वो मेरी होने वाली सासू मॉम है, तो उन्होंने मुझे तुम्हें हैंडल आउट करने के लिए भेजा है। तुम क्या खुद को सबको सच में 1 बिलियन के लायक समझती हो कि तुम्हें 1 बिलियन मिलने वाला है? जैंग उसे कहती है तुम वैसे भी अभी निब्बी हो, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं सासू मॉम सॉरी एक्स सासू मॉम से खुद ही बात कर लूंगी। ऐसा करके वो वहां से जाने लगती है। वो अभी जिनी के सेक्रेटरी को मैसेज कर ही रही थी कि एक इंसान आकर के उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अब यहाँ पर बेहोश होने से पहले जैंग कुछ कुछ उसे मैसेज कर देती है जिससे कि वो मैसेज देख करके उसके सेक्रेटरी को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जैंग ने इस टाइप का मैसेज क्यों किया? जिनी भी जब ये मैसेज को देखता है तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहीं न कहीं वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। वो अपने सेक्रेटरी को पता करने के लिए बोलता है कि पता करो जैंग है किधर? दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जैंग को वो गुंडे लोग के कमरे में लेकर के जाते हैं। कुछ मिनट में जब जैंग को थोड़ा-सा होश आता है, तो वो देखती है कि उसके कमरे में 10 से 12 आदमी लोग हैं। वो लोग पहले तो जैंग से ज़बरदस्ती एक कॉन्सेंट पेपर पर उसकी फिंगरप्रिंट लगवा लेते हैं ताकि अगर बात बाहर भी आए तो सबको ये लगे कि जैंग ने अपनी मर्जी से उन गुंडे लोगों को बुलाया था उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। जैंग यहाँ पर कई बार सैन को कॉल करती है ताकि वो आके ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करे, लेकिन शुरुआत में तो सैन उसका फ़ोन नहीं उठाता और लास्ट में जीजी उससे फ़ोन उठाती है और कहती है, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? अब एन्जॉय करो, बड़ा सैन को मुझसे छीनने के लिए आई थी ना तो ये तो झेलना पड़ेगा।
जैंग पर वापस से वो दवा असर करने लगता है और वो लोग इसका हाथ पैर बाँध देते हैं। लेकिन थैंकफुली तब तक वहाँ पर जेनी पहुँच जाता है। वो उन गुंडे लोगों को सबसे पहले तो वहाँ से हटाता है, उन्हें जेल भेजता है और साथ ही में ज़ैंग को यहाँ पर सेव करता है। जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो एक लड़की जाकर के ज़ैंग को ऐसा ड्रेस वग़ैरह देती है और वो काफ़ी घबराई हुई थी। कुछ मिनट बाद ज़ैंग को देखने के लिए जेनी कमरे में अंदर जाता है, वो बहुत शॉक की कंडीशन में बैठी हुई थी। जेनी उसे काम डाउन करने के लिए प्यार से उसका फेस टच करता है, तो वो बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। वो बहुत ही ज़्यादा आज के सिचुएशन के बाद घबरा गई थी। जेनी को ज़ैंग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था और वो उसे वहाँ से हॉस्पिटल के लिए लेकर के जाता है। बेहोशी की हालत में ज़ैंग यहाँ पर जेनी को हग करके सो रही होती है। उसे पता नहीं था कि जेनी जैसा बड़ा इंसान उसमें इंटरेस्ट लेने लगा है अब। कार में यहाँ पर ज़ैंग और जेनी के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। जेनी बेचारा खुद को संभाल करके बैठा हुआ था। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है ताकि यहाँ पर ज़ैंग का चेकअप कराया जा सके। हॉस्पिटल में उसे होश आता है तो वो देखती है कि सामने अभी जेनी बैठा हुआ था। वैसे सिचुएशन में वो उसको थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए। वो कहता है गुड न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि वो गुंडे लोग जेल में हैं और बैड न्यूज़ ये है कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने करवाया था। तो क्या तुम उससे रिवेंज लेना चाहोगी या इस बात को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहोगे? मैं दोनों में तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जंग उसे कहती है कि नहीं, अब तक आपने मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर दिया और मैं इसका एहसान वैसे भी नहीं चुका पाऊँगी और मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। दैट्स व्हाई इसे यही ख़त्म करते हैं। ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। तभी वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आ रहा था। जेने उसे फ़ोन देता है और उसे आराम करने के लिए बोल करके वहाँ से चले जाता है। वो ज़ैंग के लिए फ़िक्रमंद हो रही थी। ज़ैंग उसे कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम करोगी? उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हारे लिए तो जान भी हाज़िर है। फिर वो नेक्स्ट डे जब उससे मिलती है तो उसे सारी बातें बताती है। वो सेन पर इतना गुस्सा कर रही थी कि 8 साल से तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? ज़ैंग कहती है नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे नहीं लगता है ये सेन ने करा है। एक काम करो, वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसे आगे क्या करना है, क्योंकि वो भी सेन को जानती थी। भले ही वो चीट करे लेकिन वो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता है। उसकी फ्रेंड ज़ैंग के बताए हुए काम को करने के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन सेन और जीजी दोनों यहाँ पर एंगेजमेंट करने वाले थे। इस वजह से उसकी मॉम ने बहुत बड़ी पार्टी यहाँ पर अरेंज की हुई थी और जैंग वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है अकेले। दूसरी तरफ ये बड़ी पार्टी थी तो रिपोर्टर्स वगैरह भी आए हुए थे। जीजी यहाँ पर गुंडे लोगों को कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही थी बट वो कांटेक्ट कर नहीं पाती है। उसे लगता है शायद काम हो गया होगा। तभी वहाँ पर सेठ की मॉम आती है और पूछती है काम हो गया ना? वो कहती हाँ हाँ काम तो हो ही गया है। लेकिन वो उसे ये नहीं बताती है कि उसने उसे 1 बिलियन का वो कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं है। वो पैसे खुद के पास रखने का सोच रही थी। इधर सिन ज़ैंग के बारे में कॉन्टैक्ट करने का कोशिश कर रहा था लेकिन उसे वो कॉन्टैक्ट कर नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर जीजी आती है और कहती है, "तुम मेरे लिए कौन-सा डायमंड सेट खरीदना चाह रहे हो?" उसमें से वो फ़ोटो में से देखता है, एक डायमंड सेट जो कि उसने ज़ैंग को गिफ्ट किया था। वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो वापस से मार्केट में क्या कर रहा है। वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलता है कि क्या ज़ैंग ने उसे सेल कर दिया है उस नेकलेस सेट को। फिर वो इस तरीके से बाहर निकलता है। बाहर जाते ही उसकी मॉम अनाउंस कर देती है कि आज जिन और जिजी दोनों एंगेज्ड हो रहे हैं। इसी खुशी में मैंने यहाँ पर पार्टी दी हुई है। ये बात सुनकर किसन शॉक्ड हो जाता है और वो जीजी पर गुस्सा करने लगता है। मैंने तो तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे एंगेज हो रहा हूँ? जीजी उससे कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मेरे घर वाले तुम्हें बिज़नेस कॉर्पोरेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी दैट्स व्हाई। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी इस पार्टी में एकदम तड़कता-भड़कता सा रेड ड्रेस पहन करके जैंग वहाँ पर पहुँच जाती है। सभी इसे देख कर के सोच रहे थे कि वो यहाँ पर शादी खराब करने के लिए आई हुई है। सिन भी देख कर के शॉक्ड हो जाता है कि उसे जीजी के बारे में क्या पता चल गया था कि वो शादी करने वाला है दैट्स व्हाई वो यहाँ पर आई हुई है। जीजी उसे देखते हुए कहती है, "वो यहाँ क्या कर रही है?" जैंग उसे कहती है, "वो तो बस पार्टी एन्जॉय करने आई है। इतना क्यों घबरा रहे हो?" सिन उससे बात करने के लिए जाते हैं। जीजी का भाई उसे रोक रहा था कि यहाँ कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा और जीजी का एंगेजमेंट होने वाला है। इधर सेन की मॉम जैंग से बात करने के लिए जाती है। सेन मुझसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? तो जैंग को कहती है कि मैं अपने हस्बैंड की एंगेजमेंट अटेंड करने के लिए आई हूँ, जो कि बिना डाइवोर्स के यहाँ पर किसी और से शादी करने जा रहा है। कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करती है। ज़ैंग हँसते हुए सबसे पहले तो अपने शादी का सर्टिफिकेट सबको दिखाती है और कहती है, "ये लो, ये देखो। तुम लोगों को लग रहा था कि इतने सालों से मैं सेन की सिर्फ गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन नहीं, एक्चुअल में हम दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। और इस रिलेशनशिप में रहने के बाद भी यहाँ पर सेन ने मुझे धोखा दिया है। वो जीजी जो कि उसकी फिलहाल एक मिस्ट्रेस ही है,
उसके साथ अफेयर कर रहा है और अब तो वो उससे शादी भी करने वाला है और लीगली इसने मुझसे डाइवोर्स भी नहीं लिया है। इस बात पर जीजू से कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्ट्रेस कहने की मुझे? तुम तो खुद ही कल 10 मर्दों के साथ सो करके आई हो। जया मुझसे कहती है, अच्छा, ये बात तो कहीं बाहर नहीं गया, तो फिर तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने उन मर्दों को अरेंज किया था? दैट्स व्हाई तुम जानती हो। अब चीजें यहाँ पर कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो पता चला था और तुम मुझ पर ब्लेम डालने का कोशिश कर रही हो क्योंकि अब तुम क्लीन नहीं हो और सेन तुम्हें अपने साथ नहीं रखेगा इस वजह से। जैंग उसे कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्लीन नहीं हूँ और मैं एक्चुअल में उन मर्दों के साथ रात बिता करके आई हूँ? अब जीजी का पोल तो यहाँ पर खुल जाता है कि उसने उन लड़कों को अरेंज किया था। सेन उस पर गुस्सा करने लगता है, उसका भाई उसे रोकता है, तो सेन गुस्सा हो जाता है कि भाड़ में गए तुम और भाड़ में गया तुम्हारा कॉपरेशन, तुम्हारी बहन ने तो हद ही कर दिया। दूसरी बात यहाँ पर जब जीजी को जेल जाने का बात आता है तो वो डर करके सारा ब्लेम सेन की मॉम पर डाल देती है कि एक्चुअल में उसी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। प्रूफ के तौर पर जैंग यहाँ पर रिकॉर्डिंग में सुना देती है जहाँ पर कि जीजी ही उन लड़कों को अरेंज कर रही थी। सारी बातें अब यहाँ पर सामने आ जाती है। दूसरी तरफ जीजी यहाँ पर ऑनलाइन सेन की शादी का ये तमाशा देख रहा है, तो उसे सास बहू में बहुत ही इंटरेस्ट था, तो वो शादी में पर्सनली जाने का डिसाइड करता है। जंग उसे कहती है, अफ़सोस क्या है ना बहन कि मैंने यहाँ पर पुलिस में कंप्लेन कर दिया। अब तुमने जो कांड किया है तो उसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारे साथ-साथ तुम्हारी होने वाली सासू माँ भी जा रही हैं। वो कहती है, पैसे लेने के बाद इतना तमाशा करने की ज़रूरत क्या है? जंग उसे कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे शांति से दे ही देती तो प्रॉब्लम ही क्या था? मैं तो वैसे भी तुम्हारे बेटे से डिवोर्स ले चुकी हूँ। ये सुनते ही सेन शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो? मैं कभी तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। जंग कहती है, ओह! और तुम्हें लगता है कि मैं एक चीटर के साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाली हूँ? तभी वहाँ पर जेनी इस पार्टी में आता है। सभी देख कर के शॉक्ड हो जाते हैं कि जेनी, जो कि इतना बड़ा रिच प्रिंस है, वो यहाँ क्या कर रहा है बिन बुलाए पार्टी में? वो आके जैंग का सपोर्ट करता है और सबके सामने बताता है कि कल रात वो होटल किसी काम से अपने ऑफिस के काम से गया हुआ था, तो उसे जैंग के बारे में पता चला था। उसने जैंग को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया था और पुलिस ने कंप्लेन भी उसी ने किया है क्योंकि जो गलत करेगा उसे सजा तो मिल करके रहेगा। जिन शॉक्ड हो जाता है कि जिमी से जैंग सच में कनेक्टेड है। अब यहाँ पर पुलिस आने ही वाली थी जिजी को लेकर के जाने के लिए। जैंग यहाँ पर जेनी को थैंक्स बोलती है ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए क्योंकि कोई भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था। सैन जेनी को कहता है, थैंक्स मेरी वाइफ का हेल्प करने के लिए। जैंग उसे खुद से अलग करते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट योर वाइफ नाउ, आई एम योर एक्स वाइफ। सैन को तो लग रहा था कि अब तक वो मजाक ही कर रही है। जैंग कहती है, कल हमारा कूलिंग पीरियड का लास्ट डे है, डाइवोर्स लेने के लिए आ जाना, अदरवाइज तुम पर केस हो जाएगा क्योंकि मैंने इसी तरीके से केस फाइल किया था। अब सेन को दुगना झटका लगने वाला था, तभी वहां पर पुलिस आती है। वह सेन, जीजी और सेन के मॉम तीनों को वहां से पकड़ के लेके जाती है क्योंकि इन सब में तीनों यहाँ पर इंक्लूडेड थे। जीजी का मॉम चाह करके भी जीजी को फिलहाल बचा नहीं पाती है, भले ही कुछ दिनों में वो लोग उसे बाहर लेकर के आएंगे। पार्टी की माँ की आंख हो जाती है और सारे वहां से जा चुके थे। जैंग सैडली वहां पर बैठी हुई थी। जिन्हें उसे कहता है, तुम यही तो चाहती थी ना रिवेंज लेना, फिर तुम सैड क्यों हो रही हो? जैंग सोचती है कि जिन्हें सही कह रहा था, उसने कुछ गलत नहीं किया। जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया उसने तो सिर्फ उससे रिवेंज लिया है, तो फिर वो खुद क्यों ही इतना परेशान हो रही है? वो वहां से जाने लगती है। जाने से पहले वो जिनी को शुक्रिया अदा करती है ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। जिनी को लगा था कि शायद अब वो जैंग से नहीं मिलने वाला है, लेकिन कोइंसिडेंट तो देखो, अगले दिन ही जब जैंग अपना लिफ्ट से जा रही होती है तब वापस से वहां पर वो मिलती है जिनी से। देख करके वो शॉक्ड हो जाती है कि एक्चुअल में ये भी इसी अपार्टमेंट में रहता है और जिनी को कहती है, एक्चुअल में ये बस एक कोइंसिडेंट है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? जिनी कहता, हाँ मान सकता हूँ। अब यहाँ पर इस तरीके से जैंग जाने से पहले उसे कहती है कि तुम्हें मेरा दिया हुआ ड्रेस कैसा लगा, तुमने मुझे बताया नहीं। जेनिंग बस एक कनिंग सा स्माइल दे देता है। जैंग यहाँ पर कंफ्यूज थी कि उसका ये करने का मतलब क्या है। जेनी फिर लिफ्ट बंद हो जाता है, वो वहां से चली जाता है। जैंग भी अपने कमरे में चली जाती है। उसे नहीं पता था कि उसके फ्रेंड ने इस तरीके से उसी का अपार्टमेंट बुक किया है। दूसरी तरफ हम लोग सेन को जेल में देखते हैं। वो यहाँ पर देखता है कि इस तरीके से जीजी ने कितना बुरा किया था जैंग के साथ। पुलिस इंस्पेक्टर उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्हें पता चलता है कि सेन की इसमें कोई गलती नहीं है, तो वो लोग उसे जाने दे देते हैं। सेन को अपनी गलती का रिग्रेट था, एहसास था। इधर जैंग अपनी फ्रेंड के साथ थी, वो ये शहर छोड़ना चाहती थी क्योंकि सेन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल वो जेल से बाहर निकलेगा।
अगले कुछ दिनों के ट्रिप के लिए जैंग वहाँ से जा रही होती है। जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर निकलती है तभी जिनी की कार आकर के रुकती है। जिनी उसे लिफ्ट देना चाह रहा था तो जैंग उसे कहती है कि वो अपना कैब बुक की है, वो चली जाएगी। जिनी फिर भी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। रास्ते में वहाँ पर जैंग को कहता है, कुछ दिनों पहले तुम मेरे पास सेक्रेटरी के जॉब के लिए आई थी, क्या तुम जॉब करना चाहोगे मेरे पास? भला कौन ही मना कर पाता। जेनी कह देती, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों मना करना चाहूंगी। जेनी उसे कहते तो ठीक है, आज से तुम मेरे सेक्रेटरी हो, लेकिन तुम तो अभी ट्रिप पर जा रही हो ना। सैंग कहती है, ट्रिप में कैंसिल कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी वहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि सिन जेल से बाहर आ चुका और उसे पता चल गया है कि तुम ट्रिप पर जा रहे हो। वो तुम्हें फॉलो करते हुए एयरपोर्ट पर ज़रूर जाएगा। तुम छुपने की कोशिश करना, उसकी नज़र में मत आना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिनी को पता चल जाता है कि सिन उसके पीछे आ रहा है, तो वो जैंग को अपने साथ अपने प्राइवेट जेट पर चलने के लिए बोलता है। लाइफ में पहली बार जैंग इतने महंगे प्राइवेट जेट में जा रही होती है। वो खुद को पिंच करके भरोसा दिलाने का कोशिश करती है। अपनी सेल्फी ले रही थी तो उसकी सेल्फी में यहाँ पर जेनी भी आ जाता है। तो वो काफी ऑकवर्ड फील करने लगती है और जल्दी जल्दी अपना कैमरा बंद करती है। जेनी को वो कहती है कि एक्चुअल में इसका फर्स्ट टाइम है, दैट्स वाई ये काफी एक्साइटेड है। जेनी बस स्माइल करके रह जाता है। जैंग यहाँ पर जेनी के और दूसरे सेक्रेटरी से भी मिलती है। वो दोनों ही यहाँ पर जेनी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। उसका मेल सेक्रेटरी उसके ड्राइवर से बात कर रहा होता है कि बॉस का बिहेवियर जैंग को लेकर के इतना डिफरेंट क्यों हो। वो तो पहले कभी किसी को अपने प्राइवेट जेट में इस तरीके से नहीं लेकर के जाता था और वो उसे लेकर के जा रहा है। तो यहाँ पर उसका ड्राइवर उसे कहता है, इसीलिए तुम सिंगल हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे बॉस को प्यार हो चुका है मिस जैंग से। लेकिन उसके सेक्रेटरी को भरोसा नहीं था कि ऐसा रियल में है। उसने अपने बॉस को हमेशा ही आज तक सिंगल दिखा है। साथ में यहाँ पर जिनी और जैंग के लिए फूड वगैरह लेकर के आया जाता है, जिसे देख कर के वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद इस तरीके से यहाँ पर वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी जैंग को उसके काम समझा रहा होता है। यहाँ पर जिनी के बारे में वो लोग गॉसिप कर रहे थे और ये देख करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिनी को जेलस जरूर होने लगता है। लेकिन वो बेचारा कर ही क्या सकता था, वो दोनों तो वैसे भी काम रिलेटेड बात कर रहे थे। जैंग को कोई आइडिया नहीं था कि जिनी को उससे प्यार हो गया है, दैट्स वाई वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। वो दोनों वहाँ रिजॉर्ट पर पास से है जहाँ पर कि वीआईपी रूम में जैंग यहाँ पर जिनी का सब कुछ सेटलमेंट कर रही थी। वो उसे कहता है कि कल सुबह मुझे 5 बजे जगा देना और हाँ अपना ड्रेस चेंज कर लेना, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी ऐसे ड्रेस में अटेंड करने के लिए नहीं जाएगी मीटिंग वगैरह। रात भर बेचारी जैंग काम ही करते रह जाती है। जल्दी-जल्दी वो ड्रेस वगैरह चेंज करती है, रेडी होती है और सुबह 5 बजे सिनी को जगाने के लिए जाती है। जहाँ पर कि वो मस्त घोड़े बेच कर के सो रही होती है, वो कन्फ्यूज़ थी कि वो करे तो क्या करे? वो उसके पर्सनल सेक्रेटरी को मैसेज करती है कि जनी सो रहा है। उसे कहता है उसे जगाओ वरना लेट हो जाएगा, तो वो ज़्यादा गुस्सा करेगा। जैंग सोचती है कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है और वो बार-बार वही सोच रही होती है, उसके मेल सेक्रेटरी को भी क्या ये सब कुछ करना पड़ता है? इस तरीके से जिनी को जगाना और उसके पर्सनल लाइफ का भी ख्याल रखना। बट अब वो भला यहाँ पर क्या ही कर सकती थी। वो जाकर के जिनी को जगाने का कोशिश करती है। जिनी काफ़ी गहरी नींद में था, वो जग नहीं रहा था। 1-2 बार बोलने के बाद भी जब जिनी नहीं जगता है, तो जैंग थोड़ा पास जाकर के वो उसे ज़ोर से बोलती है कि बॉस जगिए, लेट हो गया है। जिनी नींद में ही जैंग का फेस पकड़ के अपने करीब खींच लेता है और उनके बीच ऐसे किस होते-होते रह जाता है। जैंग के लिप जनी के चिन पर ऐसे टच हो जाते हैं। अब वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। जनी की भी नींद से आँख खुलती है तो वो सामने ऐसे जैंग को देख कर के वो भी शॉक हो जाता है। जैंग भी शौक थी, वो बहाना कहती है एक्चुअल में अब जग नहीं रहे थे तो मैं आपको जगा रही थी। अब जग गए हो तो चलो उठो। ऐसा बोल कर के वो वॉशरूम में जल्दी से भागती है और खुद को काम डाउन करने के लिए फेस वॉश कर रही थी। वो सोचती है कि क्या ये सब कुछ वो मेल सेक्रेटरी को भी करना पड़ता है? रेडी-वेडी होकर के वो यही सारी चीज़ें इमेजिन कर रही होती है कि बेचारा वो कितना टॉर्चर झेलता होगा। दोनों बाहर से नहीं के रेडी होकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे और वहाँ पर वो बेचारी वाली नज़रों से उस मेल सेक्रेटरी को देख रही थी। उस सेक्रेटरी को कन्फ्यूजन था कि जैंग उसे ऐसे क्यों घूर रही है? क्या उसकी शक्ल पर कुछ लगा है? जैंग कहती है, आई नो हम दोनों का जॉब बहुत ही टफ है। ज़ेनी यहाँ पर आता है, वो कन्फ्यूज़ था कि जैंग यहाँ पर उससे क्या कह रही है। फिर वो दोनों अपना जो भी बिज़नेस का काम था उसे पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। आफ्टर दैट जब वो लोग पार्टी में पहुँचते हैं तो एक लड़की यहाँ पर आई हुई थी जिन्नी से मिलने के लिए। वो मेल सेक्रेटरी से पूछती है, ओह! तो जिन्नी को इस टाइप की लड़कियाँ पसंद है।
सेक्रेटरी कहता है अगर उसे पता होता कि ये लड़की यहाँ आने वाली है, तो वो तो कभी इस पार्टी में आते ही नहीं। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था, तभी वहाँ पर एंट्री होती है एन की। एन जिनी के बिज़नेस पार्टनर अंकल की बेटी थी। वो जिनी में इंटरेस्टेड थी, लेकिन जिनी ने कभी आज तक उसे भाव ही नहीं दिया था और वो इस तरीके से उसे बस एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह समझता था। लेकिन वो उसे प्यार करती थी, ये बात उसे पता था। जब वो यहाँ पर आती है तो इस तरीके से जैन को लगने लगता है, ओह! तो इसका मतलब कि ज़ेनी यहाँ पर एन में इंटरेस्टेड है। वो उसके साथ बैठ कर के अपना डिनर वगैरह कर रही थी, पार्टी वगैरह कर रही होती है। वो दोनों काफ़ी क्लोज़ है, ये चीज़ें ही वो दिखा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो पार्टी में यहाँ पर बहुत ही ड्रंक हो जाती है। ज़ेनी अपने मेल सेक्रेटरी को बोलता है कि इसे ले जाकर के होटल में छोड़ कर के आओ। लेकिन जैसे ही वो उसे लेके जा रहा था तो वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर वो ज़ैंग को कहता है, ज़ैंग भी आती है तो वो भी उसे ऐसे धक्का दे देती है। वो उसके साथ भी जाने के लिए तैयार नहीं था। ज़ेनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसे कॉलर से पकड़ करके उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वरना यहाँ पर पार्टी में तमाशा ही करेगी। थोड़ी देर बाद जैंग यहाँ पर जेनी को ढूंढते हुए जा रही थी ताकि बस उसका जैकेट दे सके, तो वो दोनों पीछे झाड़ियों में थे गार्डन में। जैंग तो देख करके स्माइल करने लगती है कि जेनी और एन का अफेयर चल रहा है और उसे ऐसा लगता है कि वो उससे किस कर रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था। जेनी तो उससे इरिटेट ही हो रहा था। एन उसे कहती है कि तुम हमेशा मुझसे ऐसी दूरी क्यों बना करके रखते हो? मैं तुम्हारी कंपनी संभालती हूँ, मैं तुम्हारे लायक हूँ, तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर तुम खुद को मुझसे अलग क्यों रखते हो? ज़ेनी कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें पता है तो फिर ज़बरदस्ती का रिलेशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से जो ज़ेनी था उसकी नज़र ज़ैंग पर पड़ती है। ज़ैंग तो सीन के मज़े ले रही होती है। जब ज़ेनी उसे देखता है तो कहती है सॉरी सॉरी, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। मैं ये जैकेट देने के लिए बस आई हुई थी। तुम ये जैकेट रखो, और वो साथ ही में एन का पर्स भी उसे दे देती है। ये सोचते हुए कि वो उसे छोड़ने के लिए जाएगा होटल में। लेकिन ज़ेनी उसे कहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें लगता है कि सीरियसली मैं इसे छोड़ने के लिए जाने वाली हूँ? तुम्हारा काम है, जाओ इसे होटल तक छोड़ कर के आओ। ज़ैंग बेचारी परेशान हो जाती है, जैसे-तैसे सँभालते हुए वो एन को लेकर के जा रही है। वो तो मस्त घोड़े बेच कर के सो रही होती है। इस कमरे से देखती है ज़ैंग बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। उसे सेन के बारे में बुरी-बुरी चीज़ें वापस से याद आने लगती हैं। सेन अभी उसे बहुत से मैसेजेस किया करता था माफ़ी माँगने का और उससे गिल्ट का कि वो अफ़सोस कर रहा है, वो उसके पास वापस आ जाए। वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन एक चीटर पे भरोसा करना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है और वो गलती जैन नहीं करने वाली थी। यहाँ पर उसे जेनी का कॉल आता है, वो उसे अपने कमरे में बुलाता है। बात करके जैन पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर देखती है कि एन बैठ करके उसे घूरी जा रही है। जैन उसे इससे पहले कुछ एक्सप्लेन कर पाती, वो चुपचाप फिर सो जाती है। जैन कमरे में पहुँचती है तो जेनी खुद का ड्रेस चेंज कर रहा था। जेनी कहता है, मुझे भूख लगा, और जैन यहाँ पर गलत समझ लेती है कि वो इसे कोज़ी-कोज़ी यानी कि मेकआउट करने के लिए बोल रहा है। थोड़ी देर में जेनी भी इस बात को समझ जाता है और कहता है कि क्या ढक्कन लड़की हो यार। तुम पर्सनल सेक्रेटरी हो मेरी, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? मुझे लिटरली भूख लगा है, अब जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे फ़िलहाल कुछ बात नहीं करना। जैन को लगता है कि शायद उसने जेनी को गलत समझ लिया। वो उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मैं एन को पसंद नहीं करता हूँ, तो अगली बार अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी ऐसा आए कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो अपने दिमाग से बात निकाल देना। अब जैन के दिमाग में ये सवाल चलने लगता है कि ये बात जिनी उसे एक्सप्लेन क्यों कर रहा है। वो वहाँ से बाहर निकलती है और कहती है, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है, जाओ, जिनी तुम्हें बुला रहा है। अब उसका मेल सेक्रेटरी सोचता है हुआ क्या, वो जिनी के लिए फूड लेकर के आया हुआ था। वो कहता है पता नहीं जैन को क्या हो गया है, 2-3 दिनों से कुछ बेचारगी वाली नज़रों से मुझे वो घूरती रहती है, मुझे समझ में ही नहीं आता। जेनी कहता है मुझे लगता है तुम दोनों को साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, जा करके अपना दिमाग का चेकअप करो, ना जाने तुम दोनों के माइंड में क्या चलते रहता है। अगले सीन में जैंग की फ्रेंड सेन से मिलने के लिए जाती है और उसे डिवोर्स पेपर देते हुए कहती है, फाइनली तुम दोनों अलग हो चुके हो और अब जैंग को परेशान करने के लिए मत आना। सेन कहता है कि मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, वो मेरे साथ ही रहेगी। उसकी फ्रेंड कहती तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक टाइम था जब तुम उसके पीछे पड़े थे कि तुम उससे प्यार करते हो और देखो तुमने ने उसे धोखा भी दिया। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि रिश्ते बोरिंग हो जाते हैं? इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे चीट करोगी। 8 साल तक ज़ैंग ने हर चीज़ में तुम्हारा सपोर्ट किया, तुम्हारी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया और तुमने उसे धोखा दिया। सेन को अपनी इस बात का रिग्रेट तो हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं वो ये भी जानता था कि शायद ज़ैंग उसे सच में
छोड़ के जा चुकी है, बट वो पागलों की तरह अब उसके पीछे पड़ने का डिसाइड करता है। डाइवोर्स पेपर को फाड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। घर जाकर के अपने सेक्रेटरी को कहता है कि हर एक चीज़ वापस से खरीद के लाने के लिए, जो कुछ कि वो जैंग के साथ शेयर किया करता था। साथ ही में अपने दूसरे सेक्रेटरी को कॉल करके बोलता है कि इस तरीके से वो नेकलेस मुझे वापस से चाहिए, उसे खरीदो मार्केट से, जो कि उसने ज़ैंग को दिया था। वो कितने भी महँगे दामों में उस नेकलेस को खरीदना चाहता था, क्योंकि वो ज़ैंग को वापस उसे गिफ्ट करना चाहता था। ऊपर से उसे पता चल गया था कि फ़िलहाल ज़ैंग किधर है, तो वो उसे ढूँढते हुए वहाँ जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम लोग जैंग को देखते हैं, जो कि ज़ेनी के सेक्रेटरी से बात कर रही थी, उससे इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ लगता है। वो कहता है नॉर्मली कि ठीक है, तो तुम जाकर एक बार साइट इंस्पेक्शन करके आ जाओ। बट उसे पता नहीं था कि ज़ैंग के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ज़ैंग को खुद भी ये रेगुलर काम लग रहा था, वो जिस बॉस से भी फिलहाल मिलने जाने वाली है, उसे पता नहीं था कि वो कितना ठरकी है। और फिलहाल ज़ेनी बिज़नेस ट्रिप पर गया हुआ था, तो वो यहाँ पर ज़ैंग का ध्यान नहीं रख पाता है। यहाँ पर जब वो उस बॉस से मिलने के लिए जाती है, तो कुछ लोग आपस में उसके ठरकीपंती के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैंग को लगता है कि क्या ये सच है जो वो सुन रही है, तभी वो बॉस यहाँ पर आता है। उसे पता चलता है कि ज़ेनी की कंपनी की तरफ से वो आई हुई है, तो उसे डर था कि कहीं उसको पोल ना खुल जाए, और ये कंपनी किसी और की नहीं, एन की होने वाली थी, जिसके साथ कि ज़ेनी यहाँ पर काम करने वाला था। तो ये दोनों मिलकर के बहाने से ज़ेनी को फैक्ट्री इंस्पेक्शन के लिए भेज देते हैं। इधर ज़ेनी बिज़नेस ट्रिप पर था, तो उसका सेक्रेटरी से बताता है, मुझे पता चला है कि ज़ैन यहाँ पर कंपनी इंस्पेक्शन के लिए गई थी और उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है कि क्या हो गया? कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? वो आधे में ही अपने बिज़नेस ट्रिप को छोड़ कर के लौटने का डिसाइड करता है। इधर जब वो आ रहा था, तब ज़ेन उसे आता है और पूछता है, मेरी वाइफ़ किधर है? ज़ेनी कहती है गायब हो गई वो। वो बिज़नेस ट्रिप के लिए गई हुई थी और अब तक लौटी नहीं है। वो दोनों ही उसे ढूँढने के लिए जाते हैं। ज़ेन भी अब ज़ैंग को ढूँढने वाला था कि वो है किधर। रास्ते में ज़ेनी अपने सेक्रेटरी को कहता है कि 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, अगर ज़ैंग नहीं मिली तो मैं पूरी डिपार्टमेंट को फायर करने वाला हूँ। उसका सेक्रेटरी सुन कर के घबरा जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। उसे भी इस बात का भरोसा हो जाता है कि ज़ेनी ज़ैंग से प्यार करता है, दैट्स व्हाई वो उसके लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन उन्हें इस बात का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा था कि ज़ैंग किधर हो गई। दूसरी तरफ हम लोग ज़ैंग को देखते हैं, उसी ब्रांच का ये बदमाश मैनेजर ज़ैंग को किडनैप करके यहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि वो कंपनी के प्रोजेक्ट में ऐसे फ्रॉड कर रहा है, ये बात उसे पता ना चल जाए। अब यहाँ पर ज़ैंग को जब होश आता है, तो वो देखती है कि वो किडनैप हो चुकी है। वो मैनेजर कहता है, इतनी अच्छी मुर्गी मेरे पास आई है, मैं उसे कैसे जाने देने वाला हूँ? वो सच में ठरकी था। ज़ैंग यहाँ पर उस बंदे को कोऑपरेट करने का एक्टिंग करती है। जैसे ही वो यहाँ पर उसके पैर खोलता है, तो वो उससे पीछा छुड़ा करके वहाँ से भागने लगती है, और वो बंदा उसे पकड़ नहीं पाता। वो काफ़ी ऊँची बिल्डिंग से जंप की थी, जिस वज़ह से कि उसके पैर में चोट लग गया था। ज़ैंग तो वहाँ तो फरार हो जाती है, लेकिन वो बंदे को पता चल जाता है कि ज़ैंग फरार हो गई है, और अब वो परेशान हो जाता है कि कहीं उसका पोल यहाँ से मत खुल जाए। उससे पहले ही वो जैंग को छोड़ करके जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलता है कंपनी के लिए, ताकि किसी को डाउट मत हो। और उसे तो लग रहा था कि इतनी ऊँचाई से बिल्डिंग से जंप करने के बाद जैंग बची नहीं होगी। वो और उन दोनों बदमाश मैनेजरों को भी कॉल करके बता देता है। फिर इस तरीके से ऑफ़िस जा कर के वो एन को कंप्लेन करने लगते हैं कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था। वो ज़ेनी की बंदी है, इस तरीके से हम पकड़े जाएँगे, वो हमें जेल में डाल देगा। एन को तो लग रहा था कि लगे हाथ जैंग से उसका पीछे छूट गया। ये तो अच्छी ही बात है, लेकिन तभी वहाँ कंपनी में ज़ेनी आ जाता है। ज़ेनी के आते ही सबकी फट जाती है। वो सबको पहले तो प्रेम पूर्वक पूछता है कि जैन कहाँ है? बता दो तो वो उन्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन कोई भी यहाँ पर बोलने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर सैम भी पहुँच जाता है और वो उस बदमाश मैनेजर की अच्छी खासी पिटाई करता है, और कहता है कि मेरी वाइफ़ यहाँ पर तुम्हारे साथ बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए आई थी, वो तब से गायब है, बताओ किधर है वो? सबको ऐसे पीट रहा होता है। साथ ही में यहाँ पर सनी के कुछ गुंडे लोग भी आए हुए थे, और वो लोग भी उनकी पिटाई करते थे। सबकी मारपीट लगाने के बाद यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि वो किधर है? ऊपर से अयान को डर लग रहा था कि कहीं ज़ेनी को ये ना पता चल जाए कि इनडायरेक्टली वो भी इनका हेल्प कर रही है। वो बंदा यहाँ पर बताने के लिए तैयार नहीं था, वो बार-बार यही कह रहा होता है, उसे नहीं पता, वो तो जैंग से मिला ही नहीं है। जैंग जिनी यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर जैंग मुझे सही सलामत नहीं मिली, तो वो उसके पूरे खानदान को मिटा देने वाला है। वो लोग कहते हैं कि पर्सनल सेक्रेटरी के लिए तुम हम जैसे लोगों से पंगा ले रहे हो। जेने से कहता है, वो तुम्हारी नज़र में केवल पर्सनल सेक्रेटरी है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर उसे काम डाउन होने के लिए कहती है, और कहती है जैंग को कुछ भी नहीं हुआ होगा, वो जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन उसे पता था कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तभी वहाँ पर ज़ैंग से वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा है, और ना ही यहाँ पर ज़ैंग आई हुई है। वो इनकी पिटाई लगा कर के उनसे पूछ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो बंदा अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था।
थैंकफुली खुद को बचाते हुए जैंग यहाँ पर पहुँच जाती है। और जब वो यहाँ पर आती है तब जैंग को देख कर के ज़ेनी बहुत खुश हो जाता है और उसका केयर करने के लिए जाने लगता है। पहले तो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाने के लिए बोलता है, लेकिन ज़ैंग कहती है नहीं, पहले मुझे इस इंसान की सबक सिखानी है। वो उसे उठा कर के चेयर पे बैठाता है, जहाँ पर के ज़ैंग उसे कहती है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं वहाँ से जंप कर गई तो मैं मर गई, बचूंगी नहीं। मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा दिलाने के लिए आई हूँ। अगर तुमने कन्फेस नहीं किया तो तुम्हारा वे वीडियो जहाँ पर कि तुम मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो मुझे किडनैप करके, वो मैं ऑनलाइन वायरल कर दूँगी। अब उस इंसान को वो अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ती है और कहती है कि एक्चुअल में वो कंपनी में फ्रॉड कर रहा होता है और जैन को ये बात पता चल जाता है अगर वो इंस्पेक्ट करती तो इसी वजह से उसने उसे ऐसे किडनैप किया था। अब पुलिस उसे पकड़ के लेकर के जाती है। जैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड थी, तो वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिनी उसे वहाँ से लेकर के जाने लगता है। तभी वहाँ पर सेन आता है और उसे रोकने का कोशिश करता है, लेकिन ज़ैंग यहाँ पर उसे हग कर लेती है। इट मीन्स कि वो जिनी के साथ जाना चाहती है। ये देखते ही सेन समझ जाता है कि शायद ज़ैंग अब उसके साथ नहीं रहने वाली। जिनी जल्दी-जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है और वो एन को वार्न करता है, वो इधर से निपट ले। फिर वो उसे उसकी गलती की सज़ा देने वाला, क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता चल गया था कि वो चाहती तो वो अपने मैनेजर को सबक सिखा सकती थी, लेकिन एन ने ऐसा नहीं किया, सब कुछ जानने के बावजूद भी। हॉस्पिटल में ज़ेनी और सेन दोनों ही उसका ख्याल कर रहे होते हैं। ज़ेनी सेन को कहता है तुम्हारे यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वैसे भी वो तुम्हें तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुम्हें देखना नहीं चाहती, ये बात तो तुम अच्छे से समझ चुके हो। लेकिन वो कहाँ ही जाने वाला था और वह रुकने का डिसाइड करता है। अगली मॉर्निंग जब ज़ैंग को होश आता है तो वो सामने सेन को देखती है। उसे नहीं पता था कि ज़िनी भी उसके कमरे में है। सेन को देखते हुए उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे उसकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। सेन उस पर गुस्सा करता है कि क्या वो अपने बॉस के लिए ये सब कुछ कर रही है। ज़ैंग उसे कहता है मेरा बॉस तो तुम्हारे कंपेयर में कहीं ज़्यादा गुना अच्छा है। उसने मुझ जैसे स्ट्रेंजर के लिए भी इतना सब कुछ किया और तुम तो मेरे हस्बैंड हुआ करते थे ना, और तुमने मुझे इस तरीके से छोड़ दिया था। ज़ैन कहता है मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करने वाला हूँ। ज़ैन कहती है मुझे तुम पर कभी भरोसा होगा ही नहीं, तो फिर ज़िंदगी बिताने का बात ही कहाँ आता है। तभी उसे पता चलता है कि ज़िनी भी इस कमरे में। वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि ज़नी इसका मतलब कि उसकी सारी बातें सुन रही थी। अब यहाँ पर सेन ज़ैंग को अपना लंच कराना चाह रहा था, तो ज़ैंग उसे खाने से मना कर देती है और तभी वहाँ पर एन भी आ जाती है। वो कह रही थी ज़ैंग से माफ़ी माँग रही होती है कि एक्चुअल में मेरी भी थोड़ी-सी गलती है, मैंने इस सिचुएशन को नेग्लेक्ट किया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी जान इस तरीके से खतरे में है। ज़ैंग कह रही थी नहीं, नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम क्यों माफ़ी माँग रही हो? उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो ज़नी के ज़्यादा करीब है, तो फिर दूसरी लड़की को क्या परेशान करना? क्योंकि उसमें तो उसकी गलती है नहीं। सनी यहाँ पर ज़ैंग के प्रोटेक्शन में आता है और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि ज़ैंग को रेस्ट करना था। उनके जाते ही ज़ैंग यहाँ पर ज़ेनी को शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ही शायद मैं यहाँ पर सेफ हूँ। ज़ेनी कहता है कि नहीं, तुम स्मार्ट हो, इसलिए मैं तो अभी तुम्हें ढूंढ ही रहा था और तुम खुद को सेव करते हुए यहाँ पहुँच गई। तुमने बहुत सही किया था। दोबारा इस तरीके के टफ काम और रिस्की काम तुम अकेले कभी मत करना। ज़ैंग उसे कहती है हाँ ठीक है। फिर वो ज़ैंग को हॉस्पिटल में आराम करने के लिए छोड़ करके चले जाता है। ज़ैंग सोच रही होती है कि उसका बॉस सच में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। अब यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे लेकर के काफ़ी परेशान हो रही थी। तो वो उसे कहती है कि नहीं, नहीं वो ठीक है। वो कहती है कि यहाँ पर जीजी को भी जेल से बाहर निकाल दिया गया है। वो मेंटल इलनेस का बहाना बना कर के जेल से बाहर आई है। शायद वो तुम्हें परेशान करने के लिए आ सकती है, तुम्हें अपना ख़्याल रखना होगा। ज़ैंग कहती है डोंट वरी, मुझे लगता है कि शायद जिनी जो कि मेरा बॉस है, अब वो मेरा ख़्याल रख रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे जब ज़ैंग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी, तब यहाँ पर इस तरीके से सेन उसे लेने के लिए आता है। ज़ेनी को वो कहता है, वो तुम्हारी एम्प्लॉई है ना और मैं इसका एक्स हस्बैंड हूँ, तो मेरा ज़्यादा हक बनता है इस पे। मैं इसे लेकर के जाता हूँ, अब तुम अपने काम से जा सकते हो। ज़ैंग ज़ेनी को चाहती थी कि वो जाए और दोनों के बीच ऐसे लड़ाई-झगड़े के बीच में उसके मुँह से गलती से निकल जाता है कि ज़ेनी को लड़कियाँ नहीं, लड़कों में इंटरेस्ट है। उसे ऐसा लग रहा था ऐसा बोलने से शायद सेन यहाँ से चले जाएगा, ये सोचते हुए कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब जेनी उसे घूर के देखने लगता है कि वो ये क्या बकवास कर रही है। वो लोग उसे वहाँ से बाहर लेकर के जाते हैं।
जहाँ पर कि इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि सन जैंग को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जेनी अपने कार में जाके बैठ जाता है, हालाँकि वो आगे नहीं बढ़ा था। उन दोनों को देख रहा होता है। जैंग यहाँ पर सन को साफ मना कर देती है कि देखो तुम्हारी ये फेक इमोशंस का मेरी नज़र में अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इस बात को तुम समझ जाओ। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है। सन जीजी को जैंग के करीब जाने से रोकता है। जीजी उसे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर उससे माफ़ी माँगने के लिए आई हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे जान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सन की नज़र में अपनी इमेज बनाने के लिए ऐसा कर रही होती है और वो जैन से माफ़ी माँग रही थी और कह रही थी, "मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।" और वो झूठ-मूठ का पब्लिक में सबके सामने अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है और सारे को यहाँ पर फ्री का कंटेंट मिल रहा था यूट्यूब पर अपलोड करने के लिए, तो सारे यहाँ पर इस बात का वीडियो बनाने लगते हैं। जान चाहती थी, ये लड़की पूरी ज़िंदगी कभी नहीं सुधर सकती और ना ही इसे अपनी गलती का एहसास है। तो जब वो थप्पड़ मारने की एक्टिंग कर रही होती है, तो वो खींच करके 2-4 झापड़ उसे लगा देती है और जैसे ही ऐसा होता है, तो सेन उसे रोकने के लिए आ जाता है और कहता है कि क्या पागलों की तरह बिहेव कर रही हो? जीजी यहाँ पर तुमसे माफ़ी माँग रही है और तुम उल्टे उसे ही थप्पड़ मार रहे हो। ऐसा कहते हुए वो जीजी को वहाँ से लेकर के जाती है। ज़ेंग उसे कहता है, ओह! तो ये था तुम्हारा प्यार। अपने मिस्ट्रेस को 2 थप्पड़ तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए। सेन जीजी को वहाँ से लेकर के चले जाता है। कहते हैं ना एक चीटर कभी भी नहीं बदल सकता है, तो होता कुछ यहीं पर है। ज़ैंग का तो पहले भी ये बातें पता था। उनका जाते ही ज़िनी यहाँ पर ज़ैंग से मिलने के लिए आता है। उसे लगा था कि शायद वो हर्ट हो रही होगी ज़ेन को वापस से जीजी के पीछे जाते हुए देख कर के। लेकिन ज़ैंग ऐसा कह रही है, मुझे इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं था, तो भला उसके बिहेवियर से मुझे हर्ट क्यों होगा? वो व्हीलचेयर से उठती है और ज़ेन की तरफ से दिया हुआ कोट लेकर के डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है, कचरा हमेशा डस्टबिन में ही रहना डिज़र्व करता है। जब जेनी समझ चुका था कि ज़ैंग पूरी तरीके से यहाँ पर सेन से ब्रेकअप कर चुकी है, तो फिर उसे वो कहता है, "तो अब तुम मेरी हो।" बात पर ज़ैंग उसे कहती है, "मतलब?" जेनी कहता है, "मतलब तुम मेरी सेक्रेटरी हो?" और इसी बात पर हमारा ये ड्रामा खत्म कर दिया जाता है। वैसे तो मुझे इस हीरो से थोड़े और कुछ रोमांस और रोमांटिक वीडियोज़ की उम्मीद थी, लेकिन काफ़ी सिंपल तरीके से ये ड्रामा यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। बट मुझे तो ये ड्रामा इंटरेस्टिंग भी लगा था कि इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड ने अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद सॉल्व किया है। और आपको ये ड्रामा कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्ज़न में। कीप लिसनिंग।